हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन के लघु उत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने 19 क्वेश्चन लघु उत्तरी का पढ़ लिया था, तो आज उसके आगे पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 है, पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ? या पानीपत के युद्ध के में बाबर की विजय के क्या कारण थे? इसका उत्तर देखते हैं। तो पहला तो पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ, ये तो अतुल लघु उत्तरी का क्वेश्चन है। लेकिन जब लघु उत्तरी में आएगा तो आप उसे रिलेटेड जितना जानते हैं उतना लिख दीजिएगा, मतलब आधा पेज में। आइए इसका उत्तर देखते हैं। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी। बाबर का 1526 ईस्वी में दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी से सामना हुआ। बाबर के पास अच्छी बंदूकें एवं बारूदी तोपें थी, जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। बाबर के पास प्रशिक्षित सेना व कुशल घुड़सवार थे, जिन्हें अनेक युद्धों का अनुभव था। उसने अपनी सेना का कुशलता से संचालन किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई तथा दिल्ली और आगरा तक का सारा प्रदेश उसके अधीन हो गया। प्रश्न संख्या 21, वारेन हेस्टिंग के सुधारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, अपने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को खत्म करने की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया। हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने हेतु उसने परीक्षण तथा अशुद्धि के नियम को अपनाया। राजस्व सुधार नीति। राजस्व सुधार के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग ने राजस्व की वसूली का अधिकार कंपनी के अधीन कर दिया तथा राजस्व वसूली में सहायता देने वाले दो भारतीय उप दीवानों मुहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। हेस्टिंग्स ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, जिसमें कंपनी के राजस्व संग्राहक नियुक्त किए गए। भूमि कर सुधार के अंतर्गत 1772 ईस्वी तक संग्रहण के अधिकार ऊंची बोली बोलने वाले जमींदारों को 5 वर्ष हेतु दिए गए और उन्हें भूस्वामित्व से मुक्त कर दिया गया। 1773 ईस्वी में कर व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए भ्रष्ट कलेक्टरों को पद मुक्त कर भारतीय दीवानों की नियुक्ति की गई। इस पंचवर्षीय भू राजस्व व्यवस्था से कृषकों को काफी हानि हुई। न्याय व्यवस्था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने कार्यकाल के दौरान न्याय सुधारों के अंतर्गत जमींदारों से न्यायिक अधिकार छीन लिया। इसकी न्याय व्यवस्था मुगल प्रणाली पर आधारित थी। 1772 ईस्वी में उसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी एवं दीवानी अदालतों की स्थापना की। दीवानी न्यायालय कलेक्टर के अधीन थे। हिंदुओं के मामलों का निपटारा हिंदू विधि से एवं मुसलमानों का मुस्लिम विधि से किया जाता था। न्यायाधीश को उपहार एवं शुल्क देने का पर मनाही थी। शैक्षिक सुधार। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक मदरसा स्थापित किया। गीता के अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स विलिकिंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। प्रश्न संख्या 22, लोकसभा के 4 कार्य लिखिए। उत्तर, लोकसभा के 4 कार्य। पहला है कानून बनाना, दूसरा मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना, तीसरा कानूनों में संशोधन करना, चौथा जनता पर कर लगाने और व्यय करने का निर्णय लेना। प्रश्न संख्या 23 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं? उत्तर, न्यायाधीश के लिए योग्यताएं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं। पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक न हो। तीसरा, वह भारतवर्ष के किसी न्यायालय के कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद संभाल चुका हो या भारत के किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष लगातार वकील रह चुका हो अथवा कानून का महान ज्ञाता हो। प्रश्न संख्या 24,
हरित क्रांति का क्या अर्थ है? उसकी प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं? उत्तर, हरित क्रांति के माध्यम से वर्ष 1966 से 67 ईस्वी कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना है। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति की प्रमुख बातें: पहला, आधुनिक उपज हेतु सुधरे हुए अच्छे बीजों का प्रयोग होने लगा। गेहूं की उन्नत किस्म जैसे सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा एवं धान की किस्मों जैसे IR, ताईचुंग, 65 जया, पद्मा, पंकज, यमुना, साबरमती किस्मों का विकास व उपयोग किया गया। ये सब धान की किस्मों के नाम है। ये पद्मा, पंकज, यमुना, साबरमती ये नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। रासायनिक खादों जैसे सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, अमोनियम, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। तीसरा, जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, नीम की खली की खाद इत्यादि। प्रश्न संख्या 25। टुंड्रा प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, टुंड्रा प्रदेश का विषम एवं कठोर पर्यावरण मानव जीवन तथा उसके आर्थिक विकास में बाधक है। इस प्रदेश का अधिकतर भाग अब भी निर्जन है। नदी की घाटियों और तटीय भागों की कुछ जनसंख्या रहती है। उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड एवं अलास्का में एस्किमो, स्कैंडिनेवियाई में लैम्स, साइबेरिया में याकूत, चुकची एवं सेमोयार्ड नाम की आदिवासी जनजाति निवास करती है। प्रश्न संख्या 26। लौह उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। उत्तर, लौह अयस्क। भारत में लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं। इनमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है, जिनमें लोहे का 60 से 70% अंश होता है। अनुमानतः भारत में लौह अयस्क का कुल भंडार 1.757 करोड़ टन है। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। उत्पादन क्षेत्र: भारत में लौह अयस्क मुख्यतः उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार तथा कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 27। सम्राट अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा कीजिए। उत्तर, सम्राट अकबर एक चतुर सम्राट था। वह जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना न तो साम्राज्य का विस्तार हो सकता है और न ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकता है। इसके लिए उसने कई हिंदुओं को मनसबदार बनाया है। इनमें अधिकांशतः राजपूत राजा थे, जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध एवं व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। राजपूतों के लिए उसने अपनी अलग से नीति निर्धारित की। उसने राजपूत राजाओं से दोस्ती कर सर्वश्रेष्ठ तथा स्वामी भक्त राजपूतों को अपनी सेवा में लिया, जिससे मुगल साम्राज्य काफी दिन तक जीवित रहा। अकबर ने भगवान दास, राजा मान सिंह, बीरबल एवं टोडरमल जैसे राजपूत राजाओं को उच्च मनसब प्रदान किए। अकबर ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर की राजकन्याओं से विवाह भी किए। प्रश्न संख्या 28। इलाहाबाद की संधि की मुख्य धाराओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, बक्सर के युद्ध की समाप्ति होने पर अंग्रेजी एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। पहला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए। दूसरा, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। तीसरा, कंपनी ने कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले अवध के
नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। चौथा, अवध का शेष भाग अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। पांचवा, नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। छठवां, मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल के नवाब तथा क्लाइव को पारस्परिक सहयोग करना होगा। सातवां, इसी प्रकार मीर जाफर पुनः बंगाल के नवाब बन गए। उसके पश्चात उसके पुत्र की भी पेंशन वैध हो गई। वे नाम मात्र के शासक रह गए। प्रश्न संख्या 29, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, डलहौजी की राज हड़पने की नीति। भारत में कंपनी के शासन काल की दो नीतियां काफी महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि उनका बड़ा दूरगामी प्रभाव हुआ। उनमें पहली नीति थी सहायक संधि नीति और दूसरी थी राज्य हड़प करने की नीति। इस नीति का पालन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। वेलेजली की भांति वह भी बड़ा महत्वाकांक्षी था और किसी भी प्रकार भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार का कट्टर समर्थक था। इसी नीति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन भारतीय राजाओं ने कंपनी के साथ मित्रता की संधि की थी अथवा जो अंग्रेजी राज के अधीन थे, यदि उनके कोई पुत्र न हो तो बिना अंग्रेजों की अनुमति के वे किसी को गोद नहीं ले सकते थे। जबकि हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक पुत्र रहित व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त था। सामान्यतः अपने परिवार अथवा निकट के संबंधी को ही गोद लिया जाता था, जो कि भारत में गोद लेने वाले व्यक्ति का उत्तराधिकारी होता था। प्रश्न संख्या 30, शेर शाह के राजस्व संबंधी सुधारों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, शेर शाह ने राजस्व संबंधी सुधारों के अंतर्गत 3 दरें निश्चित की थीं, जिनमें राज्य की सारी पैदावार का 1/3 राजकोष में लिया जाता था। ये दरें जमीन की उर्वरता शक्ति के अनुसार निश्चित की जाती थीं। भूमि की भिन्न भिन्न उर्वरता के अनुसार अच्छी, बुरी और मध्य श्रेणी की उपज को प्रति बीघे जोड़कर उसका 1/3 भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। राजस्व भाग बाजार भाव के अनुसार रकम में वसूल किया जाता था, जिससे राजस्व कर्मचारियों तथा किसानों को बहुत सुविधा हो जाती थी। इस्लाम शाह की मृत्यु तक यह पद्धति निरंतर चलती रही। प्रश्न संख्या 31, शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के रूप में याद किया जाता है, उल्लेख करो। उत्तर, मुगल शासन काल में समाज में शांति, समृद्धि एवं सुव्यवस्था थी। फलतः इस काल में विभिन्न कलाएं न केवल विकसित हुई अपितु अपने चरम पर पहुंची। स्थापत्य कला के क्षेत्र में दिल्ली का लाल किला, जहांगीर महल, अकबरी महल, लाहौर का किला, जामा मस्जिद, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा तथा जोधाबाई का महल आदि प्रमुख इमारतें हैं। शाहजहां के शासनकाल में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व तथा आश्चर्यजनक उन्नति हुई। उसके काल में लाल किला, दीवाने खास, दीवाने आम, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, अंगूरी बाग तथा ताजमहल विश्व प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण हुआ। प्रश्न संख्या 32, बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जनसंख्या वृद्धि से देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने लगता है। प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है। लोगों के रहन सहन का विस्तार गिरने लगता है। अधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, साधनों का अधिक शोषण, पर्यावरण प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या से आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता का स्तर गिरने लगता है। प्रश्न संख्या 33 में 2 क्वेश्चन है, अ और ब करके है। अ देखते हैं, जहांगीर कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। और ब, मुगल काल की स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। इसका अ देखते हैं, जहांगीर कालीन चित्रकला पर प्रकाश क्या है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला की विशेष उन्नति हुई थी। वह चित्रकला का पारखी था। चित्रकारों के नाम थे अब्दुल हसन,
उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशनदास, मनोहर आदि। जहांगीर स्वयं भी चित्रकला में रुचि रखता था। वह है मुगल काल की स्थापत्य कला। इसमें बाबर ने इमारतें तो कई बनवाई, परंतु अब उनमें से दो शेष रहीं, पानीपत के काबुल बाग की मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद। इसके अलावा दिल्ली का आराम बाग एवं धौलपुर में चौखरी बावली का निर्माण किया। हुमायूं ने क्या क्या बनवाया? दिल्ली में स्थित दीन पनाह नामक भवन का निर्माण हुमायूं ने करवाया। शेर शाह के समय की दो इमारतें, दिल्ली के समीप पुराना किला की मस्जिद तथा शाहसराय का मकबरा अपनी सुंदरता और सुडौलपन के कारण प्रसिद्ध है। अकबर, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा उसके काल की सबसे पहला भवन था। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, जहांगीर महल, अकबर का किला इत्यादि अकबर ने बनवाया था। जहांगीर, अकबर का मकबरा, शालीमार बाग आदि जहांगीर ने बनवाया था। शाहजहां को देख लेते हैं, शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था? शीश महल, खास महल, दीवाने खास, ताजमहल, लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, जहांगीर का मकबरा आदि शाहजहां ने बनवाया था। औरंगजेब, दिल्ली की संगमरमर की छोटी सी मस्जिद, काशी में विश्वनाथ मंदिर, बीबी का मकबरा आदि औरंगजेब ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 34। शिवाजी का जन्म तथा उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनके माता एवं पिता के नाम बताइए। उत्तर, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम साहसी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। साहसी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु दादा कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह शाहबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। मात्र 53 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। प्रश्न संख्या 35, अष्टप्रधान के विषय से आप क्या जानते हैं? तो 2022 में पूछा है, 2023 में नहीं पूछा होगा, फिर 2024 में ये पूछेगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखते हैं अष्टप्रधान क्या है। पहला है पेशवा। इसका मुख्य कार्य शासन की देख रेख करना एवं शांति की स्थापना करना। अमात्य, इसका मुख्य कार्य राज्य के हिसाब की जांच पड़ताल करना तथा राज्य के आय व्यय का लेखा रखना था। तीसरा, मंत्री का काम क्या था? इसका कार्य राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की कार्यवाहियों का विवरण रखना था। चौथा, चिटनीस, यह राजा के पत्र व्यवहार की देख रेख करता था। पांचवा, सुमंत, यह राजा का विदेश मंत्री होता था। छठवां, सेनापति, इसका कार्य सैनिकों की नियुक्ति करना तथा सेना को सुगठित करना तथा अनुशासित करना था। सातवां, पंडित राव या दानाध्यक्ष। आठवां, न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। मराठा राज्य स्थापना में शिवाजी के योगदान का वर्णन कीजिए। उत्तर, शिवाजी की सफलताएं, विजय तथा उपलब्धियां। पहला है जावली विजय। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने मोरे नामक मराठा सरदार जावली का प्रदेश छीन लिया, जो सतारा के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित था। दूसरा, कोंकण विजय। 1657 ईस्वी के अंत में शिवाजी ने कोंकण पर आक्रमण कर कल्याण, भिवंडी, चोल, लाले तथा लोहगढ़ आदि पर भी अधिकार कर लिया। इस विजय के परिणाम स्वरूप शिवाजी पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंच गए तथा यहाँ पर उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया। तीसरा, पुरंदर की संधि। शिवाजी को दबाने हेतु औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह और
दिलेर खां को सेनापति बनाकर दक्षिण की ओर भेजा। संधि शर्तों के अनुसार शिवाजी ने 23 दुर्ग औरंगजेब को दे दिए। जयसिंह ने शिवाजी को ऊंची आशाएं देकर अपने साथ औरंगजेब के दरबार में चलने के लिए राजी कर लिया। 1666 ईस्वी में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा आए। 1670 ईस्वी में सूरत को दोबारा लूटकर अपनी आर्थिक दशा को भी उसने ठीक कर लिया। चौथा है बीजापुर से संघर्ष और पांचवा मुगलों से संघर्ष। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। शिवाजी के शासन प्रबंधन पर प्रकाश डालिए या अथवा शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी। ये 2019 में पूछा था। तो शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं वही अष्ट प्रधान जो पढ़े थे वही सब थी। देखिए यहाँ पे है केंद्रीय शासन की विशेषताएं, ये वही है अष्ट प्रधान जो थे। तो आइए पढ़ते हैं। शिवाजी का शासन प्रबंध। मजदूरों के अनुसार यह केवल एक निर्भीक सैनिक एवं सफल विजेता ही नहीं था, बल्कि अपनी प्रजा का प्रबुद्ध शासक भी था। दूसरा पहला देखते हैं इसका केंद्रीय प्रशासन। पेशवा, पहला पेशवा का पद होता था जो प्रधानमंत्री होते थे। दूसरा अमात्य जो वित्त मंत्री होते थे। तीसरा मंत्री। चौथा चिटनीस। पांचवा सुमंत विदेश मंत्री। छठवां सेनापति। सातवां पंडित राव या दानाध्यक्ष। आठवां न्यायाधीश। इतने मिला के मतलब केंद्रीय प्रशासन चलती थी शिवाजी की। और दूसरा देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। स्थानीय शासन, सैनिक व्यवस्था, अश्व सेना का विशेष महत्व। चौथा किलों का प्रबंध। पांचवा सेना में कठोर अनुशासन। छठवां शिवाजी के सैनिक सुधार। तीसरा है आय के साधन। भूमिका इसका पहला दिया है भूमिकर व्यवस्था। दूसरा चौथ और सरदेशमुखी। तीसरा प्रजा को सुख संपन्नता। चौथा न्याय व्यवस्था। प्रश्न संख्या 38। भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ था। उत्तर जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण हो गया तो यूरोप तथा भारत के मध्य स्थल मार्ग नहीं रहा। यूरोपीय देश समुद्री मार्ग की खोज में लग गए। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। उसके भारत में आने के साथ ही एक नए युग का प्रारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा के व्यय का 60 गुना अधिक लाभ कमाया। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। अल्मीडा के साथ 1509 ईस्वी में अल्बुकर भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर भारत पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कोची में खोली। प्रश्न संख्या 39। भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था। उत्तर भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ शासन कर रही थी। अंग्रेजों ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने हेतु आज्ञा पत्र प्राप्त किया। 1608 ईस्वी में कप्तान हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स से आज्ञा पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार आगरा में आया और 3 वर्ष तक रहा। तो ये रहा दोस्तों आज का लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 39 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी यूपी डीएलएड या बीटीसी कर रहे हो। और आपके पास कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।